नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एक अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है ऑफ द मटेरियल जो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकती है। अब नेक्स्ट है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर हैं कि जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर का। तो वो चार हैं फैक्टर, कॉमनली हम कह सकते हैं, वैसे तीन ही पढ़ते हैं, चार हैं। एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल, और चौथा है टेम्परेचर। तो फर्स्ट क्या कहता है? लेंथ। तो लेंथ है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेजिस्टेंस के। अगर हम लेंथ को बढ़ा दें तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी उतना ही अधिक हो जाता है। तो यही लिखा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन लेंथ। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, मतलब जितनी लेंथ बढ़ा दी जाएगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स कि अगर उसका एरिया हम बढ़ा दें कंडक्टर का तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अगर एरिया कम कर दे मीन्स लेंथ बढ़ गई तो बढ़ रहा है, या फिर वाइस वर्सा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एरिया और वाइस वर्सा। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो उसका एरिया कम हो जाएगा। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। तो आपको पता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है उनका डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी होगी या रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे सिल्वर है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास करता है। तो इसी तरह से डिफरेंट जो मटेरियल होंगे उनका डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा। तो क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ मटेरियल, different material has different resistance। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन थी अभी हमने पढ़ी थी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो दोनों से हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं जिसका नाम रखते हैं यहाँ पे रो। ये जैसे थोड़ा टेढ़ा पी होगा, एल अपॉन ए। तो ये जो रो है ये क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल की, और इसी को यहाँ पे कहेंगे रो। क्या नाम है इसका? रो। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। इसका क्या नाम है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ये भी क्या है? रेजिस्टेंस को ही मेजर करता है। तो ये हमारा, ये तीन मेन फैक्टर थे जिन पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। और फोर्थ आप चाहे तो नोट कर सकते हो, टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस की। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो भी कंडक्टर होगा, मटेरियल होगा, उसके जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये मेन हमारे फोर फैक्टर हो गए। मेन थ्री हैं, फोर आप बढ़ लिख सकते हो। रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से जो रो है इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। और आप इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम मीटर है। आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हो। नेक्स्ट
कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर को हम दो तरह से जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, एक इन सीरीज, दूसरा इन पैरेलल। तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग बना लें, रजिस्टर्स इन सीरीज। तो देखो, अगर रजिस्टर सीरीज में है तो ये हमारा रजिस्टर का सिंबल होता है। अब इसमें 3, 4, 5 आपकी इच्छा है, जितने जोड़ना चाहो जोड़ लेना। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा। अब देखो यहाँ पे जाने पे, अब इस बात का ध्यान रखना कि जब भी वायर सिंगल होगी तो उसमें जो करंट है वो सेम ही फ्लो करेगा। तो यहाँ से कोई आई करंट जाएगा, यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ से भी आई और यहाँ पे भी आई ही होगा। अब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट रजिस्टर के लिए डिफरेंट होगा। एक ही वायर में अगर डिफरेंट रजिस्टर जुड़े हुए हैं तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ से कोई रजिस्टर करंट जाएगा वो पता नहीं कितना जाएगा, उसका कितना अपोज हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका V1 मान लेता हूँ, इसका V2, इसका V3। अब रजिस्टर के केस में एक बात ध्यान रखना, रजिस्टर इन सीरीज के केस में जो करंट है वो सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट is same in wire and potential difference is different for every resistor। तो हर एक रजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होगा। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, V इनका टोटल मान लेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3। एज V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V1 के केस में क्या हो जाएगा, therefore V1 is equal to I R1। V2 के केस में I R2 और V3 के केस में I R3। तो इसको इक्वेशन 1 मान लें, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। इन वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख लें तो V इज इक्वल टू क्या है, आई आर, यहाँ पे आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। यहाँ से आई कॉमन ले लेते हैं, आई कॉमन आ गया तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रह जाएगा हमारा, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हमको मिलता है वो मिलता है ये R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट, इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे हम पैरेलल जोड़ते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक वायर है, यहाँ से 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं। अभी हमने 3 का क्या था, इसलिए 3 का ले रहे, चाहे तो आप 4 ले लो, 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से करंट जाएगा I,
यहाँ पे भी करंट I। अब यहाँ जाके ये टर्मिनल पे 3 जगह डिवाइड हो जाएगा करंट, इधर I1, इधर I2 और इधर I3। अब इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके लिए, क्योंकि एक ही वायर तो यहाँ पे V होगा, यहाँ पे V और यहाँ पे भी V, यहाँ से करंट जाएगा वापस, यहाँ पे करंट I मिल जाएगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहती है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइडेड एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम, देयरफॉर टोटल करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल करंट हमको कितना मिल जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हमको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। ऐसे ही I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और ऐसे ही I3 V अपॉन R3। इसको इक्वेशन 1 मान लें। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख लें। तो क्या मिलेगा, I की जगह रखेंगे तो V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से V कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये V बाहर आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा पैरेलल में वो कितना आ जाएगा, R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जितने रेजिस्टर्स हमारे पास होंगे उतना ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बेस जो न्यूमेरिकल है वो हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको अच्छे से करके देख लेना। यहाँ से फॉर्मूला पूछा जा सकता है, डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।